जिस तरह मईशत की बात करें तो महंगाई में जिस तरह इजाफा हुआ है, एक सिर्फ 15 दिन के अंदर 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आयशा 2 दफ़ा फ्यूल की कीमतों में इजाफा हुआ है। 37 रुपए तक इजाफा हुआ है। और हमें पता है कि जब फ्यूल की कीमतों में इजाफा होता है तो इट्स नॉट ओनली फ्यूल, हर चीज़ में आपकी, चाहे वो अशिया खुरोनोश हैं या कोई भी आपकी जो अहम अशिया हैं, ज़रूरी अशिया हैं, सब में इजाफा होता है। कोई भी ऐसी आपकी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर आपका फूड, आपकी हर चीज़ महंगी होती है। और बराह रास्त इससे मुतासिर जो होता है वो गरीब आदमी होता है, इंटरसिटी किराए बढ़ जाते हैं, हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। और दूसरी चीज़ आयशा ये देखें, किराए तो बढ़ते हैं लेकिन फ्यूल की कीमतें कम होती हैं तो तब ना तो किराए कम होते हैं, ना तो तब किसी चीज़ होती हैं। की कीमतें बढ़ जाती हैं, आटा, घी, चीनी, तेल, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है, जितनी बात करें उतनी कम है। डॉक्टर हसन हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मईशत हैं, हमेशा की तरह बड़ा ज़बरदस्त उनका इस चीज़ों पे तज्जिया होता है। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, अब जो हालात हुए हैं, अब शनीद ये भी है कि फ्यूल मज़ीद भी महंगा हो सकता है। कल भी एक वज़ीर मौसूफ कह रहे थे कि इनकी कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो सर, अब आगे हालात क्या होने जा रहे हैं? आप क्या समझते हैं जो फ्यूल की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये IMF की डिक्टेशन पर हुआ है या आलमी सतह पर फ्यूल महंगा हुआ है? और आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई कितनी आगे जाती हुई देख रहे हैं आप सर? आपने बड़ी खूबसूरत अल्फाज में सूरत हाल बता दी है। मैं सिर्फ 2 बातों में आपको इजाफा करता हूँ। अब से कुछ बरस पहले आलमी मंडी में तेल की कीमतें थी $140 फी बैरल, 140, और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत $100 से कम थी। आज आलमी मंडी में तकरीबन $85-86 है फी बैरल, यानी तकरीबन आधे से कुछ ज़्यादा। और हमारी जो तेल की कीमतें हैं पेट्रोल की, वो 3 गुना हो गई, 293 पर आ गई। ये कहानी सुना रहे हैं कि टैक्स की चोरी, ताकतवर तबकों को मराद देना, शाहाना अखराजात करना, ताकतवर तबकों को नवाजना और जानबूझ के रुपए की कदर को गिराना जो सबसे बड़ी वजह है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाना, ये हमारी अपनी हरकतें हैं और इसमें तमाम इदारे और हुकूमतें का किरदार है। मैं आपसे सिर्फ ये बता दूं कि आपने कुछ बताया तकालीफ में 1-2-3 इजाफा और कर दूं। देखिए, ये लोग हमारे जो 24 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अब बच्चों को वो स्कूल से उठा के कह रहे हैं कि जी मेरी तनख्वाह में गुजारा नहीं है, तुम जाके अखबार बेचो या घर पर काम करो। पहले ही 24 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 10 करोड़ लोग से ज़्यादा गरीब हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई, वो अपने बच्चों को मुनासिब ग़िज़ा नहीं दे सकते। हमारे हुक्मरान बड़े फ़ख्रिया कहते हैं कि जनाब ये 5 साल से हमारे जो नौजवान है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा, ये हमारा असासा है। लेकिन हकीकत क्या है, असासा तो हो सकता था। 5 साल से कम उम्र के बच्चे हमारे जो हैं, उनकी अक्सरियत उनका उम्र के हिसाब से उनका कद कम होता है और कद के लिहाज से उनका वज़न कम होता है। वो लागर होते हैं, कमज़ोर होते हैं। इल्म उनको आप देते नहीं, हुनर आपको देते नहीं, तो कैसे बन जाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा कौमी अलमिया है। और मैं ये समझता हूँ कि IMF के खाते में डालना, इससे बड़ा झूठ जो है वो कुछ नहीं है। ये हमारी अपनी हरकतें हैं। मैं आज भी बताता हूँ, आज पुरानी बातें छोड़ दें। अच्छा डॉक्टर साहब, 16 माह से जो PDM की गवर्नमेंट थी और शहबाज शरीफ साहब कहते रहे कि मुश्किल फैसले कर रहे हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे। यहाँ सवाल ये है कि 16 माह के जो मुश्किल फैसले थे वो हमें यहाँ तक ले आए कि 300 रुपये तक ये पर लीटर पेट्रोल की कीमत चलेगी और ये कह रहे हैं कि इससे भी बढ़ जाएगी। तो अभी आपको लग रहा है इतनी ज़्यादा जो मुश्किलात आवाम पर डल रही हैं उसके बाद मईशत बेहतर हुई है, या आने वाले दिनों में ये चले, होता है ना कि कोई एक बंदा, एक तबका कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है कि चले शायद मुल्क की मईशत थोड़ी बेहतर हो जाए? हुई है बेहतर? कोई जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसका सिला मिल रहा है कोई? देखिए, कुर्बानी तो नहीं दे रहे, मेरे ख्याल से तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये कुर्बानी तो दी जाती है तो ताकि कोई अच्छा नतीजा हो। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अभी माली साल ख़त्म हुआ है, इसमें मईशत की शरह नमू -0.5, रेमिटेंसेस हमारी और बरामदात $8.3 अरब गिरी। कर्ज़ों में 17,000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। रुपए की कदर जो है वो 204 से लेके 290 पर आ गई। पेट्रोल, बिजली और गैस के नर्ख बढ़े, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गया। तो ये तो तबाही बर्बादी हुई है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब हम ये बात करें कि ये केयर टेकर्स आ गए हैं, क्या ये कुछ कर सकते हैं विद इन द फ्रेमवर्क? उनके हाथ में बहुत से इख्तियार नहीं है। लेकिन पहली गलती तो उन्होंने वही कर ली कि जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना खातून बनी हैं, वो जब स्टेट बैंक की गवर्नर थी
तो उन्होंने ताकतवर तबकों और कौमी दौलत लूटने वालों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। वो इससे पहले एक मरतबा और केयर टेकर बन चुकी है माजी में, और उस वक्त उन्होंने जो है जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम आती है उसकी अमलन हिमायत कर दी। और इसी तरीके से जो फ़ख़ार मसूद साहब हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, नेक आदमी हैं, लेकिन उनका ज़िंदगी का उसूल ये है कि जो हुकूमत हो उसकी वो जो कहे वो करें। वो कई मरतबा 4-5 मरतबा वो वज़ारत ख़जाना में आ चुके हैं। तो ये जो चीज़ हो गई है ये तो एक बड़ा सुकून है, लेकिन मैं मायूसी नहीं करना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ 2-3 मिनट में कि क्या 1 महीने के बाद केयर टेकर हुकूमत चाहे तो पेट्रोल, बिजली और गैस के नर्ख कम कर सकती है? मेरा जवाब है यकीनन कर सकती है, लेकिन उसके लिए उनको कुछ काम करना पड़ेगा जो उनका इख्तियार है। कानून में तब्दीली उनका इख्तियार नहीं है, लेकिन वो ये कर सकते हैं, आज फ़ौरन के फ़ौरन एक सीनियर कॉम्पिटेंट ईमानदार आदमी को बनाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहाँ एक सेल बनाएं। उस सेल का काम ये होगा कि वो FBR के साथ जो है रोज़ की बुनियाद पर बात करें, और मैं आपको स्टैम्प पेपर पे देने के लिए तैयार हूँ कि 4000 अरब रुपया सालाना जो टैक्स की चोरी हो रही है, अदालतों में जाए बगैर, कानून में तब्दील किए बगैर वो वसूली हो सकती है। उसकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, FBR के पास करना नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको वजह बता दूं मैं क्यों कह रहा हूँ। एक आदमी 2 करोड़ रुपए कौमी बचत स्कीम में लगाया हुआ है, रिकॉर्ड पर है, वो टैक्स की चोरी का है, उसने डिक्लेयर नहीं किया, तो कौन सी मुश्किल है कि FBR उसको एक खत लिख दे कि भाई आपका 2 करोड़ है, आपने ना आमदनी पे टैक्स दिया, अब आप इसको कैश नहीं करा सकते, ना आपको मुनाफा मिलेगा जब तक आप हमें टैक्स नहीं देते, और अगर आप नहीं देते तो 15 दिन के बाद हम खुद काट लेंगे। ऐसे असासे हैं, तो आप ये क्यों नहीं करना चाहते मुझे बता दें। और अगर नहीं कर रहे तो मैं एक जुमला दूं, कानून से इनराफ कर रहे हैं। कानून ये है कि उनके असासे आप जब्त करके ले सकते हैं, तो कानून का इनराफ तो करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, सर आपने बजा फरमाया, सर यहाँ पर तो उल्टी गंगा बहती है। जो टैक्स देता है या जो भी सही कारोबार कर रहा है उस बेचारे को तो तंग किया जाता है, लेकिन जो टैक्स नहीं देते हैं, जिन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, रिश्वत दी जाती है, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। सर मैं यहाँ पर एक सोशल इंजस्टिस की बात करना चाहूँगा। अब फ्यूल 300 रुपये तक जा पहुँचा है, तो सर इन हालात के अंदर क्या ये इंसाफ है? क्या हुकूमत को कोई इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स को सामने रखते हुए ये नहीं करना चाहिए कि जो अमीर आदमी हैं, जो यहाँ का हमारी अशराफिया है, कम से कम अगर आप गरीब को इतना महंगा पेट्रोल दे रहे हैं, एक चिंची वाले को भी, लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं ग्रेड 20 के 21 के ऑफिसर को 400 लीटर फ्यूल मुफ्त में मिल रहा है, उनको पूरे अल्ले तल्ले हैं, उनके स्कॉट की गाड़ियों को फ्यूल मुफ्त मिल रहा है, और वही 290 का फ्यूल का जो खरीद है वो एक आम आदमी कर रहा है, रिक्शा चलाने वाला, और 290 रुपये में ही एक जिसने बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ और बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं उसके लिए भी कुव्वत खरीद वही है। तो सर कोई स्लैब नहीं बना लेनी चाहिए ताकि कम से कम आम जो गरीब तबका है उसको रिलीफ मिले? ये तो एक बड़ी समाजी नाइंसाफ़ी है, सब्सिडाइज चीज़ें उनको मिल सकें। देखिए, जज्बाती बातें करना बहुत आसान है। आप जो बातें कर रहे हैं उनसे चंद अरब रुपए का फर्क पड़ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कई हजार अरब रुपए की। ये तो जरूर करना चाहिए, कौन कहता है नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो अरबों कई सौ अरब रुपए की चोरी के असासे पड़े हुए हैं उस पर टैक्स लेते में हम क्यों शर्माना चाहते हैं? मैंने तो आपसे ये सवाल उठाया। जो आपने अखराजात की बात की, मैं तो एक और सवाल उठाता हूँ। जो हुकूमत के गैर पैदावारी अखराजात हैं जिसमें वो भी शामिल है, जो आपने बताया, वो होना चाहिए। वो जुल्म हो रहा है, क्योंकि ये लोग जब उनको पेट्रोल मिलता है तो वो तो पान लेने के लिए भी ड्राइवर गाड़ी को भेजते हैं कि जाके पान लेकर आ जाओ, है ना। तो ये तो होना चाहिए, लेकिन जो कई सौ अरब की बात है हम उसकी बात क्यों नहीं करें मुख्तसर वक्त में? मैं आपसे ये इसलिए कर रहा था कि कई सौ अरब रुपया ये हुकूमत गैर पैदावारी अखराजात में कमी कर सकती है, जिसका मुझे कोई इनका इरादा नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह से इन्होंने ये कैबिनेट जो है वो दी है। मैं आपको एक और बात बता दूँ, कई 15 अरब डॉलर एक साल के अंदर मुल्क से बाहर चले गए, कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, जिसको स्टेट बैंक चाहे तो रोक सकता है। अगर वो पैसे रुक जाते तो फिर आपकी रुपए की कदर बेहतर होती। जब रुपए की कदर बेहतर होती तो पेट्रोल के, मसनूआत, बिजली के। सर आपने काबीना का जिक्र किया कि आपने कहा काबीना देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि इनके प्लान में कुछ आगे कोई अच्छी खबरें भी हैं। इससे आपकी क्या मुराद थी? मेरी मुराद यही है कि जो आजमाए हुए थे, जो माजी में ताकतवर तबकों को मुराद देते रहे थे, स्टेट बैंक के गवर्नर की हैसियत से उन्होंने, शमशाद अख्तर रह चुकी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, ताकतवर तबकों के लिए फ़ायदा पहुंचाया। इससे पहले उनको एक और मरतबा केयर टेकर बनाया गया था, उस वक्त भी उन्होंने टैक्स एमनेस्टी को सपोर्ट कर दी। मैं वो कह रहा था कि जो लोग, मैंने तो एक दफ़ा ये कहा था कि अगर आपको इस मुल्क को बेहतर बनाना है
तो केयर टेकर गवर्नमेंट में उन लोगों को शामिल करें जो सिटी बैंक के ना हों, जो IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक की मुलाजमत में ना रह चुके हों, जो मुशर्रफ हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत और जो है PDM की हुकूमत और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजारत ख़जाना में किसी न हैसियत में मुंसलिक हो चुके हैं, उनको आप अलग कर दें, फिर अच्छा कोई आदमी ढूंढ के लगा दें। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती वही है, उन्हीं आदमियों को बार का 70-75 साल का आदमी है, उसको दोबारा आपने ले लिया ख़जाना में, क्योंकि 5 हुकूमतों में वो रह चुके थे। तो ये जो खेल हो रहा है, स्टेटस को के लोग रहते हैं कि वो ताकतवर तबकों को जो मराद दी जा रही हैं उस पर एतराज़ ना करें, अवाम के फ़ायदे में जो मुश्किलात हैं हो सकती हैं वो ना करें, टैक्स चोरों के खिलाफ कोई एक्शन ना लें, कौमी दौलत लूटने वालों के खिलाफ एक्शन ना लें। ऐसे कंप्रोमाइज़ करने वाले लोग आप लेते हैं। तो मैंने इसीलिए जो बात मैं कर रहा था, कई सौ अरब, कई हज़ार अरब रुपए जहाँ बचाए जा सकते हैं। अब मैंने आपसे बताया कि अगर निगरान हुकूमत और स्टेट बैंक बैठ जाएं और ये कहें कि भाई मार्केट से आप डॉलर खरीद के चोरी के जायज़ पैसे से तालीम और सेहत के अलावा जो पैसे बाहर बैंकों के जरिए भेज रहे हैं, अगर ये 12 अरब डॉलर है तो अगर आप ये बचा लें तो रुपए की कदर बेहतर हो जाएगी, रिजर्व बेहतर हो जाएगी, IMF के प्रोग्राम से बाहर निकल सकेंगे आगे चल के, फौरी तौर पर तो नहीं, और पेट्रोल बिजली के नर्ख भी कम होंगे, महंगाई भी कम होगी, आवाम को रिलीफ देना भी मुमकिन होगा। तो ये क्या मुश्किल है कि लूटी हुई डॉलर से, जायज़ पैसे से डॉलर खरीद के आप बैंकों के जरिए क्यों भिजवाना चाहते हैं? ठीक है, मैं मानता हूँ हुंडी का बैंक नहीं तो ये इसके लिए कानून तब्दील करने की तो जरूरत नहीं, स्टेट बैंक को करना है। तो लेकिन ये खेल यही हो रहा है। तो मैं बार बार वो बात कर रहा हूँ कि आप वो जज्बाती बातें जरूर होनी चाहिए, लेकिन जहां मामला सैकड़ों हज़ार अरब रुपए का है, जो हो सकता है कानून की तब्दीली के बगैर है, मेरी कोशिश ये है जब आप ये कर लें तो फिर आप अखराजात की तरफ भी आए, छोटे छोटे इनकी तनख्वाहों को भी देखें, इनकी फैसिलिटीज़ को भी देखें, इनकी ट्रैवलिंग को भी देखें। मैंने जैसे कहा, मुझे पता है कि पान लेने के लिए 5 मील पर ये ड्राइवर को भेजते हैं कि जब 5 पान ले आओ, बैंक का वो हुकूमत का गाड़ी है, हुकूमत की है, खूब अय्याशियाँ हो रही हैं। ये तो सर होता है, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। डॉक्टर साहब, अब आगे मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं? हमारे जो इकनॉमिकल मेजर्स हैं, जो ये इकदाम उठाए जा रहे हैं इकनॉमिकली, वो दुरुस्त सम्त में हैं? महंगाई को मज़ीद बढ़ते हुए देख रहे हैं? जिस तरह कहा जा रहा है, या खदशे का इजहार किया जा रहा है कि फ्यूल की कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं, तो सर आइंदा आने वाले हालात मुआशी तौर पर आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, नंबर 1, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरेगी। नंबर 2, इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। नंबर 3, तिजारती खसारा बढ़ेगा। नंबर 4, जारी हिसाबात का खसारा बढ़ेगा। नंबर 5, ये जो स्टेट बैंक ये कह रहा है महंगाई 20 से 25% रहेगी, मैं ये कहता हूँ ये 27 से ऊपर रहेगी। मईशत की शरह-ए-नमू बहुत सुस्त रहेगी, गुर्बत और में इजाफा होगा, बेरोज़गारी में इजाफा होगा, अमीर और अमीर का फ़र्क बढ़ेगा, कर्ज़ों का बोझ बढ़ेगा, और 2024 में जब आप IMF के पास जाने की तैयारी कर रहे होंगे और जाना पड़ेगा, तो पिछली हुकूमत ने बड़ा कौम के साथ एहसान किया कि वो ये कहा कि अगली हुकूमत इस्लाहात करेगी सही मानों में, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। अरे भाई, आपने नहीं किया तो अगली हुकूमत कैसे करेगी? वो भी IMF की शराइत मानेगी। और एक ख़तरनाक दौर पाकिस्तान की मईशत का 2024 में, जब IMF की शराइत आप तय कर रहे होंगे, उस वक्त एक दौर आने वाला है। ये दौर तो मैंने आपको बता दिया क्या है, मैं उसके बाद 2024 और ऑनवर्ड का बता रहा हूँ। शर्त वही है कि आप जो इस्लाहात ज़रूरी हैं, जिसको आप प्रोग्रामों में कहते हैं, दूसरे कहते हैं, उनको कानूनी शक्ल देके नाफिज करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट जो आप बातें कर रहे हैं, बिल्कुल हम ये हमेशा से हाईलाइट करते हैं, और आप भी जब हमारे प्रोग्राम में आते हैं आप ये बारहा ये बातें हाईलाइट करते हैं। लेकिन जो हमारे थिंक टैंक्स हैं सर, क्या उनको नहीं पता ये सब चीज़ों का, या वो आंखें बंद कर लेते हैं? क्यों कोई एक्शन नहीं लेते हैं थिंक टैंक? वैसे तो हर चीज़ में सामने आते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई हमारा मुल्क बचाएं इसको, तो क्यों नहीं अब ये इस पर सोचते या कोई एक्शन लेते हैं? देखिए, बात ये हमारे मुल्क की अशराफिया की मईशत है। आप तमाम पार्टियों के मंशूर निकालें, बड़ी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये लिखा हुआ वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे और GST को कम करेंगे, पेट्रोलियम लेवी को कम करेंगे। लेकिन कभी आपने ये मुतालबा देखा कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा के मईशत को दस्तावेजी बना दें? क्योंकि कोई भी अशराफिया की नाराज़गी बोल नहीं लेना चाहता। हम अशराफिया की मईशत पे चल रहे हैं, मुल्की अशराफिया भी है और बैरूनी अशराफिया। सर, अभी आपने फरमाया, और बिल्कुल हम ये बात सुनते हैं कि IMF के कहने पे ही किया जाता है, IMF के कहने पे भी किया जाता है। सर ये बताइएगा, हम बड़े कंफ्यूज हैं, हमें समझ नहीं आती ये जो IMF किस मरज़ की दवा है?
सर ये निजात दहिंदा है या ये तमाम, तो जिस तरह कहते हैं कि अक्सर हम जुमले अल्फाज ये यूज़ करते हैं कि IMF के चुंगल से निकल आएंगे, IMF के जब चुंगल से निकलेंगे तो फिर हम आज़ाद होंगे। IMF सर किस मरज़ की दवा है? ये हमारे लिए निजात दहिंदा है या ये खुद हमारे लिए बोझ है? मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। अभी आपने बोला कि निजात दहिंदा की आपने जो वर्ड यूज़ किया, ये चंगुल में फंस गया IMF के। एक वो दौर था जब ये बातें होती थी कि हम IMF के चंगुल में फंस गए हैं, और आप यहाँ देखिए कि अभी जो लास्ट हमारा मुआहदा हुआ है IMF के साथ, जो डील हुई है, उसमें शुक्र अदा किया जा रहा है कि शुक्र है IMF से डील हो गई है। इसीलिए तो यही मैं सवाल सर कर रहा हूँ, सर आप ही हमारी ये गुत्थी सुलझा दें, हमें तो समझ नहीं आती। कभी इसको हम बोझ समझते हैं, कभी इसको चुंगल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कभी इसको हम IMF के प्रोग्राम मिलने पर खुशी का इजहार करते हैं। ये है क्या सर? देखिए मोहतरम, बात गौर से आप सुन लीजिए। पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें, मैं लिस्ट गिना सकता हूँ आपको, बेचैन फौजी हुकूमतें हों या सियासी हुकूमत हो, बेचैन निगरान हो, बेचैन रहते हैं कि IMF के प्रोग्राम में जाएं, क्योंकि IMF के प्रोग्राम की आड़ में जो अवाम पर टैक्सेस लगाए जाते हैं, जिसको मीडिया कि ये कहता है कि IMF की शराइत है। मैं बार बार कहता हूँ, जब चाहे मैं साबित कर दूंगा कि जो ये कुछ हम कर रहे हैं पिछले बरसों में किया है कि ये IMF की शराइत है, वो IMF की शराइत नहीं है, ये उनके नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। IMF हमें तबाह करना चाहता है, ये मैं मानता हूँ अमेरिका के कहने पर, लेकिन ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये हमारे अपने फैसले हैं। IMF के खाते में ना डालें। तीन नंबर एक। दूसरे कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान IMF के चुंगल में रहे ताकि उसके जरिए वो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करे। मैं आपको बताऊं, 97 में नवाज शरीफ ने ये कहा था कि हमारे ऊपर पाबंदियां लग गई, हमने जौहरी धमाके किए, हम अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि अब हम इन कर्जों से निजात हासिल कर लेंगे। और उसके बाद से वो खुद उनकी आइंदा सब IMF के पास गए। कोई हुक्मरान बता दे सिवाय जियाउल हक के, जिसको अमेरिका ने बहुत पैसे दिए, कोई एक हुक्मरान मुझे बता दे। आप अयूब खान, बिल्कुल सर, आपने वजह फरमाया, कोई भी इसकी एक ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।